नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो दाल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज दाल ठोक के शाम 5 बजे बड़ी बहस इस मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक क्रांति से जलती है। आज के दिन जब पीएम मोदी चीन से रिश्ते बदलने वाले दौर के लिए चीन में है, तब भी कांग्रेस राजनीति ही कर रही है। और शाम 6 बजे कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र तो जारी किया, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में मोदी मोदी ही क्यों। लेकिन आज की तारीख 27 अप्रैल और कल का दिन 28 अप्रैल, इन 2 दिनों में भारत और चीन के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। न सिर्फ भारत चीन के रिश्ते बल्कि विश्व नीति पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात को ऐतिहासिक माना जा रहा है और इस मुलाकात का बहुत बड़ा असर इस पर पड़ सकता है। 24 घंटे में मोदी और शी जिनपिंग 6 बार मुलाकात कर रहे हैं, 6 टाइम्स। तो यकीन मानिए कि इसका बड़ा परिणाम जरूर सामने आ सकता है और जल्द आएगा, ऐसा जानकार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीनी राष्ट्रपति को ऐसी ही अनौपचारिक यात्रा के लिए भारत आने का न्योता दे दिया। लेकिन हमारे देश की राजनीति छोटी सोच से आज के दिन भी ऊपर नहीं उठ पाई है। राहुल गांधी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान घबराए हुए लग रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना एजेंडे की यात्रा है। कांग्रेस के नेता चीन बॉर्डर की सैटेलाइट इमेज जारी करके भारतीय चौकियों के पास चीनी निर्माण की बात कहकर क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज ताल ठोक के बहस इस मुद्दे पर और सवाल इस मुद्दे पर, मोदी शी मुलाकात पर दुनिया की निगाहें कांग्रेस का निशाना क्यों। मोदी की कूटनीतिक क्रांति से क्या कांग्रेस जलती है। दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात पर सियासत क्यों। और विदेश नीति पर हमले से पहले कांग्रेस का होमवर्क कम है क्या। और सवाल तो यह भी कि डोकलाम की डगर पर मोदी दिखाएंगे क्या चलकर। लेकिन बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आज क्या कुछ हुआ ये देखिए आप। मैं सोचता हूं कि हमारे बीच का ये जो एक निकटता बनी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ी है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए वो शक्ति बनेगी। कि आपका न्यू एरा का सपना और हमारा न्यू इंडिया का प्रयास, ये अपने आप में विश्व के लाभ के लिए सही दिशा का हमारा कदम है। 5 एलिमेंट ऐसे हैं: सोच, संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प, विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि, इसकी ताकत बन सकते हैं। कि हम बात तो उनसे करते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तरह तरह की परिस्थितियाँ ऐसी बनाते हैं जिससे हमारे लिए ठीक नहीं है। तो 2 दिन की मुलाकात हो रही है, बहुत सारे विषय पर चर्चा होगी। इसमें किसी प्रकार का नकारात्मक सोच कांग्रेस को नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस वास्तव में आज एक पार्टी ऐसी है जो हर चीज़ में नकारात्मक नेगेटिव सोचती है। और इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव आपका। सुनीत चोपड़ा साहब सीपीएम में सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। सुनीत चोपड़ा साहब आपका भी स्वागत है। दुष्यंत नागर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसानों से जुड़े मुद्दों पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत नागर। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हैं, कारगिल युद्ध में कई मोर्चों पर रहे हैं, सर आपका भी स्वागत है। परवेज आलम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी वर्ल्ड टीवी में काम कर चुके हैं, अम्मान, बर्लिन, यरूशलेम, दुबई समेत कई देशों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। आलम साहब आपका भी स्वागत है। अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक है, आर्मेनिया और जॉर्जिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं, आपका भी सर स्वागत है। आप सबको शुरू में 1 मिनट का मौका मिलने वाला है। राहुल सिन्हा मेरे सहयोगी वहां चीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राहुल का रुख करते हैं। राहुल, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, अब डिनर का इंतजार है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का डिनर है स्पेशल। पहले जो मुलाकात हुई उसकी चीज़ें, कुछ बातें ज़रूर निकल कर आई, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बात बोली कि दोनों देश सभ्यता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है और ये देखने और समझने वाली बात है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने भी ये बात कही कि वो जानबूझकर कह सकते हैं इस बात को कि आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न चाइना तो देखा, लेकिन देखिए हम आपको सेंट्रल चाइना दिखाना चाहते थे। जवाब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के पास भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि वो पहले आ चुके हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आए थे यहाँ पर और वुहान शहर को उन्होंने देखा था, क्योंकि वुहान इकोनॉमिकली उसके पास कई ऐसे मॉडल्स हैं जो कि दूसरे देशों के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ रूबिका, वो कल सुबह इन दोनों नेताओं की शुरुआत इसी जगह से होगी। ये ईस्ट लेक है जहां पर ये दोनों नेता पहले पहुंचेंगे और उसके बाद में यहां पर वॉक करेंगे, वॉक करते हुए बातचीत करेंगे और उसके बाद में यहीं पर नौका विहार का कार्यक्रम है। ये भी कहा जा रहा है कि कल सुबह अनौपचारिक तौर पर कुछ चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं जो इस बैठक में हुई हैं, जो तय की गई हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी अटकलबाजी है, इसे पूरे कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन कंफर्म तौर पे मैं आपको कुछ भारतीय जरूर दिखा देता हूं जो कि हाथों में तिरंगा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें ज्यादा हैं क्योंकि एक तो ये इनफॉर्मल मीटिंग है, इसलिए चीन की तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ। और फिलहाल फिलहाल नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी 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 फिलहाल प्रधानमंत्री जिस तरीके का शेड्यूल है, ठीक है जी रूबिका। हाँ राहुल, देखा वहाँ पे जो चाइना में भारतीय हैं वो एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि एजेंडे को लेकर कौन कौन सी चीज़ें अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं अब डिबेट पर आ रही हूँ। शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी लिखते हैं 3 घंटे पहले, डियर पीएम, saw the live TV feed of your no agenda China visit. You look tense. दुष्यंत नागर, ये तरीका है? मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष अपने ट्वीट से प्रधानमंत्री को देश के लिखते हैं यू लुक टेंस। जी, जवाब देना है सर आपको, या फिर आपके पास जवाब नहीं? जवाब नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने 2 विषय उठाए हैं जो हमारी देश की अस्मिता से जुड़े हुए हैं। एक है सीपैक। सीपैक का निर्माण कहाँ हो रहा है? पीओके से गुजर रहा है, पीओके के रास्ते से जा रहा है। पीओके जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। हमें चाइना से ये रजामंदी लेनी है, उनको ये आश्वासन उनसे लेना है कि वो वहाँ पर कोई निवेश नहीं करेंगे, कोई निर्माण नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई उपक्रम नहीं लगाएंगे। दूसरा है डोकलाम। डोकलाम का विवाद पूरा देश जानता है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपनी शंकाओं को कुछ शेयर किया है तो उसमें मुझे लगता नहीं गलत है। वो भी देश के लिए चिंतित हैं। मोदी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कुछ भी करने के लिए गए, कोई निजी यात्रा पे तो गए नहीं है। देश के चाइना के साथ कई विषय हैं, हम्बनतोता पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, सी पैक है, बहुत सारे हमारे ऐसे विषय हैं जो भारतीय हितों के साथ में टकराते हैं। उन पे समाधान वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। दोनों ने मैंने तो सिर्फ वो 3 लाइनें पढ़ी थी, बाकी की 3 लाइनें तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। ऊपर की जो 3 लाइनें, मैं उसी पर आपसे जवाब मांग रही थी। इसमें भारतीय अस्मिता नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये भी ना। राहुल गांधी तो इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर ही देखेंगे। ये यू लुक टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय यू लुक टेंस? देखिए, जिस गौरव प्रकार भाटिया, क्या ये भारतीय अस्मिता नहीं है? आपने मुझसे प्रश्न किया, जवाब एक सेकंड, मैं पहले 1-1 मिनट पूरा कर लूं और उसके बाद में बाकी 3 डोकला और ये जो आप चीजें मेंशन कर रहे हैं, पूरा 1 घंटा है मेरे पास उस पर चर्चा करने के लिए। इनफैक्ट वो चर्चा आगे भी होगी, लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब तो मैं समझ लूं। ये कोई कर्नाटक का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेलेंगे। आज बड़ा दुख हो रहा है ये देख के कि राहुल गांधी जी में वो परिपक्वता और गंभीरता नहीं है जो एक नागरिक में होनी चाहिए और एक नेता में होना चाहिए। और इस तरह के जो ट्वीट किए जाते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश हित में ये यात्रा करने गए हैं, कि वो बड़े तनावपूर्ण लग रहे हैं। और आपको याद होगा रूबिका जी, जब नेतन्याहू जी भी जब भारत आ रहे थे तो इसी तरह का एक ट्वीट किया गया था, मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी जी पे कि नरेंद्र मोदी जी इज ऑकवर्ड। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो गंभीरता की जरूरत है वो नहीं है। और विपक्ष की जिम्मेदारी, हमारी जो लोकतांत्रिक है वो तरीका है, उसमें बहुत जिम्मेदारी वाली है और एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही। हाफिज सईद जब छूटा था तो देश में चिंता बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। और आज टाइमिंग की भी बात है, क्या हम लोग एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश में आए और आप उनसे पूछिए कि वार्ता कैसी रही, इससे क्या निकल के आया। लेकिन गौरव भाटिया, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? सुनील चोपड़ा साहब, मुझे
ये बताइए कि जब दोस्ती का हाथ ना बढ़ाए तो आप कहते हैं कि आप घमंड में चूर हैं, आपको विदेश नीति नहीं आती है। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करें तो इस तरीके के ट्वीट आने लगते हैं। मुझे हिंदुस्तान की ट्वीट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये छोटी बातें हैं। तो आपको कहां किम जोंग उन, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो चीन गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना की दोस्ती विश्व शांति के लिए जरूरी है और हम सब विश्व शांति चाहते हैं। आज जो काम मोदी जी करना चाह रहे हैं वो भी इलेक्शन से बच नहीं सके। उन्होंने इनविटेशन दिया प्रेसिडेंट सी को, क्या कहते हुए, 2019 में आना। अरे भैया 2019 तुम हार गए तो किसको मिलोगे? तो इस तरह की चीजें ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। चलिए सुनिए चोपड़ा साहब, आज जो है आप एक्चुअल कॉमरेड की तरह बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट है ना, तो चीन के प्रति आपका जो प्रेम है वो तो दिखेगा ही, और इसीलिए आज आपको इस पे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस को उल्टा आप सुना रहे हैं। लेकिन परवेज आलम साहब, आपका क्या टेक है? प्लीज पहले मुझे इस ट्वीट के बारे में जरूर बताइएगा। सर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी लड़ाइयां लड़िए ना, आप विरोधी हैं, विपक्षी हैं, ये सब तो चलता है, देश समझता है कि आप कोई भी चीज में साथ नहीं देंगे, लेकिन जब विदेश नीति की बात आ जाती है तब तो यू हैव टू स्टैंड ऑन वन प्लेटफॉर्म। देखिए, विपक्षी नेता हैं, उनको अपनी बात कहनी है, उन्होंने अपनी बात कह दी। मुझे लगता है उसको उससे ज्यादा हमें तूल नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना ही भारत की सरकार, ना ही श्री नरेंद्र मोदी और ना ही अजीत डोभाल जो पहले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो चाइना में काम करके आए, उनको ये बात पसंद आएगी कि बजाय इसके कि हम श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की चर्चा करें, हम राहुल गांधी को डिस्कस कर रहे हैं और आधे घंटे डिस्कस कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं उनकी यात्रा पे। उनकी यात्रा जो है चीन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए कि चीन की समस्याएं हैं अमेरिका के साथ में और वो भारत के साथ संबंध बेहतर करना चाहता है। मेरी जहां तक खबर है, जो मैंने कुछ अखबारों से पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने एक बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ी, उसमें पता लगता है कि शायद ये जो यात्रा है ये भारतीय अनुरोध पर ऑर्गेनाइज की गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2019 का जो इलेक्शन है उससे पहले एक देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें एक पॉजिटिव संदेश जाए कि भारत के आसपास के देशों के साथ में बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, क्या यही वो वजह है? देखिए, सुबह से हम घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि नाउ दे वांट टू चेंज एंड दे वांट टू गिव अ डिफरेंट मैसेज। देखिए रुबिका जी, यदि कोई इसको कहे कि मैसेजिंग है तो या तो वो उसको पूरे विश्व में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका ज्ञान नहीं है, या उसको पढ़ने की वो चेष्टा नहीं करते हैं, या नकारा करना चाहते हैं। देखिए, वस्तु स्थिति ये है कि पूरा विश्व आज एक ऐसे समय में बदल रहा है जिसमें ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब ये कह दें कि ये मोदी जी कर दिए, सी जिनपिंग ने टाइमिंग लगा दिया, तो ये तो है नहीं। और इसमें क्या हड़बड़ी है? हड़बड़ी ये है कि पूरा जो एक टाइटैनिक शिफ्ट कहा जा रहा था कि ये इंडो पैसिफिक एरिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा, और देखिए आज 27 जो अप्रैल का दिन है, दो जगह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी अभी कह दीजिए कि यहाँ बीजेपी, कांग्रेस किसी ने कर दिया, ये नहीं है। हम लोग छोटी बातों के अंदर जा रहे हैं, सकारात्मक तरीके से इस चीज को नहीं पढ़ना चाहते हैं। यदि नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, मगर जो वस्तु स्थिति है ये एक बहुत ही अहम, एक बहुत अच्छी चीज जो हो रही है और उसकी सकारात्मक रिजल्ट आएगी। क्या सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है? अचल मल्होत्रा, टू द पॉइंट क्वेश्चन है और आप अपने एक्सपीरियंस को आज 1 मिनट पे उड़ेल दीजिए। रुबैका जी, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मीटिंग हो क्यों रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 साल में कुछ माहौल ऐसा बना है कि दो देशों के बीच में मनमुटाव बढ़ा और जो है मुद्दे डाइवर्सिव, जो डिविसिव मुद्दे हैं उनको ज़्यादा तूल मिली है। तो मुझे लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में और आने वाली जो शंघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले दो लीडर्स आमने सामने बैठ के इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे हम अपनी सहमति बना सकते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी फिलहाल बैक बर्नर पर रखा जाए ताकि दोनों मिलके विश्व शांति के लिए काम कर सके। अब जो अभी हमने जो टेलीवाइज उनके आपस जो भाषण सुने हैं उससे दो बातें साफ निकलती हैं। मोदी जी ने तो अपनी ऑफर दोहराई है जो उन्होंने 2015 में कहा था कि अगर 21वीं शताब्दी को एशिया को बिलोंग करना है तो इंडिया और चाइना को मिलकर काम करना पड़ेगा। शब्दों का हेर फेरा बदल के बात कही, बात उन्होंने यही कही। चाइना की तरफ से एक नया एलिमेंट आया कि उन्होंने शायद पहली बार इस बात को माना है कि भारत भी एक पोल है मल्टीलेटरल पोल में, और इन अदर वर्ड्स वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि हम अकेले ही लीडर नहीं हैं। ठीक है, अब ये डिबेट में ओपन कर रही हूँ और इसीलिए दुष्यंत नागर आज आपको ये समझाने की जरूरत है कि आपको नहीं लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं। पहले वो जो सख्ती थी, वो जो तलखी थी, वो बातचीत से ही तो धीरे धीरे हल होगी और जरूरी है कि जाते ही उनके मुंह पे थोप दिया जाए क्यों भाई डोकलाम में मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरे देश के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तरीका होता है, तौर होता है, वही तो निभाया जा रहा है। जलन क्यों हो रही राहुल गांधी को इस बात पर? नहीं, मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, पर ठीक है, मीडिया को भी हर चीज को अपने तरीके से उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बात कही। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर के ऊपर एक यूनाइटेड नेशन में डिस्कस होना था, एक प्रस्ताव आना था। राव साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय दल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और उनके ऊपर पूरा भरोसा किया और वो वाजपेयी साहब ने बखूबी निभाया भी। ये कांग्रेस की परंपरा रही है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। जहां विदेश नीति का मामला आता है, विदेशी हमारे साथियों, हमारे पड़ोस के देशों के साथ संबंधों का मामला आता है, तो वहां पूरा राष्ट्र एक साथ रहता है। अगर वहां कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई बात कही है, अपनी चिंताएं जाहिर की है, तो उसमें गलत चिंता जाहिर करना होता है। क्या हमारे भारत का डोकलाम और पीओके, प्लीज बिल्कुल आप उत्तर दीजिए। उनके ऊपर उन्होंने आपको सुझाव दिया है, आप उसको सुझाव के तरह लीजिए। तीसरी लाइन में देखिए, ऐसा है तो आप सिर्फ हल्की बातें कर रहे हैं। मैं रूबिका इसको जरा सा पलट के रखना चाहता हूं कि अगर यही राहुल गांधी जी एक नागरिक होने के नाते ये ट्वीट करते कि हमारी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और मैं आशा करता हूं कि देश के लिए बहुत ही सफल यात्रा रहे, तो हम लोग क्या एक अच्छा मैसेज नहीं देते चीन को भी, बाकी देशों को भी? नहीं तो फिर कि हमारे अपने गांधी हमारे सामने हार मान गए, फिर आप ये कहते हैं? नहीं, ऐसा रूबिका बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, जहां उनको कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करनी है उन्होंने करी है, पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी करी है। एक जो हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या देश हित की बात हो, जब हम विदेशों में बात करते हैं तब हमें एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए आज जो राहुल गांधी ने किया ये दिखाता है उनमें परिपक्वता नहीं है। दूसरी बात यह है, चीन आज वो देश है, आप जानेंगे इतिहास में एक समय ऐसा था पाकिस्तान और अमेरिका बहुत खास होते थे। आज अमेरिका ये विदेश नीति का ही तकाजा है कि आज भारत के साथ खड़ा हुआ है और कह रहा है कि आतंक। ये तस्वीरें देख रहे हैं जो हम चला रहे हैं, दुष्यंत नागर, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जो हम चला रहे हैं, आपको याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, चाइना फूड और पहले मना किया कि हम नहीं मिले चाइनीज एम्बेसडर से, वो दिन भी हम लोग भूले नहीं है। क्या हो गया? नहीं तो अब ये तस्वीरें उनको याद नहीं रखनी चाहिए थी, तब उठा देते। देश के नागरिक होने के नाते बड़ी तस्वीर के ऊपर सवाल खड़े मिल रहे थे, कांग्रेस नकार रही थी कि कोई मीटिंग नहीं हुई। जब मीडिया ने उठाया, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब इन्होंने माना कि हाँ मीटिंग हुई थी। अचल मल्होत्रा, ये तस्वीर आज की तारीख में दिखाना इसलिए जरूरी है। व्हाई डबल स्टैंडर्ड्स देन? आप दोस्ती करें तो बहुत बढ़िया, आप दोस्ती करें तो साहब हम तो देश को बाकी देशों के साथ मिलकर चलने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मिले तो यू लुक टेंस। डोंट फॉरगेट अबाउट डोकलाम। नहीं, देखिए, बहुत ही आप इसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस पूरी यात्रा का विरोध कर दिया हो। नेतन्याहू जी की यात्रा याद है आपको? अब भी यही डिप्लोमेसी इज ऑकवर्ड कहा था। क्या ये शब्द शोभा देते हैं राहुल गांधी को? ये बात है, खासकर जब किसी और देश से बातचीत हो रही है द्विपक्षीय। आप आंतरिक जो है मामले उस पर करिए, जो भी आपको राजनीति करनी है, कम से कम देश हित में तो एक साथ खड़े। चलिए, मैं इस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाह रहा था, लेकिन आप बता दीजिए नेतन्याहू के साथ में आपकी जो यात्रा हुई,
जो आपके जो गठबंधन हुआ उसमें क्या रिजल्ट निकला, देश को क्या फायदा हुआ? आप सबसे बता बड़ा दीजिए। रिजल्ट तो चार ये निकला चार कि पॉइंट मुझे बता 2017 में दीजिए। आप सुन लीजिए, ये जो विदेश यात्रा हुई है, 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का एफडीआई आया है, जो यूपीए की किसी साल की भी सरकार से 40% ज्यादा है। दूसरी बात, हम लोग की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई रहती है। आज पाकिस्तान अलग थलग क्या नहीं हुआ? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स समिट में कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली क्या? सुनिए, अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला वो। आप तीसरी बात सुन लीजिए, मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो सबसे अहम बात है, 22 साल बाद कनाडा से द्विपक्षीय बात हुई, 32 साल बाद यूएई से हुई, 28 साल बाद श्रीलंका से और 17 साल बाद नेपाल से। यही खूबी है भारत की आज कि हर देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, पहले से ही बढ़ा रहा है, खुश होना चाहिए। आज से नहीं है, आप भी भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, रहेगी, हम स्वागत करते हैं। को ऐसा क्या सत्ता की भूख है कि वो देश का हित साइड कर देंगे? और एक पॉइंट है, दुष्यंत नागर एक पॉइंट है। सुनील चोपड़ा, आज आप एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और इसीलिए मुझे ये सवाल आपसे भी पूछना चाहिए, और परवेज आलम साहब इसमें मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। जब कोई बड़ा मौका आता है, और मैं इसे बड़ा मौका ही मानती हूं, जब चीन की तरफ से एक इनफॉर्मल समिट के लिए बकायदा हरी झंडी मिल जाए। आप जानते हैं किस तरीके से बार बार, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे वो वहां के बाकी मंत्री हो, वार्न किया करते सुनील चोपड़ा। ये बार बार मैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र कर रही हूं, ये शोभा देता है। व्हाट मैसेज आर वी गिविंग टू द वर्ल्ड? The point is, at this time, we should stress the friendship that is attempted to be made between China and India. It's a good sign. अच्छा In साइन the है ना? last year, अच्छा साइन है the ना policies सर? तो of ऐसे our में government have been नहीं such. तो फिर आप दो टूक बोलिए सर। ऐसे में जब हमारी ये मैसेज सरकार आता की है, नीतियां ऐसी रही हैं क्या कि 24 जो घंटे के बॉर्डर लिए भी चुपचाप हम था अपनी उसको हमने सियासत नहीं खराब छोड़ कर सकते दिया। हैं? 24 घंटे भी इंतजार नहीं कर सकते? ये सारा काम आप कर लेते, मोदी जी आ जाते, उसके बाद आप लोग अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू कर देते। अंतरराष्ट्रीय सियासत एक दूसरे से अलग नहीं होती है। आंतरिक सियासत और अंतरराष्ट्रीय सियासत 48 एक घंटे दूसरे अगर के राजनीति नहीं प्रतिबिंब है। करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। देश के लिए कर रहे हैं ना राजनीति, कोई अपने आने देते, के लिए तो नहीं कर रहे नरेंद्र हैं। मोदी जी को वापस आने देते, एक जिम्मेदार मोदी साहब की राजनीति कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई, क्या सलाह मशवरा हुआ, क्या निकल के आया, तब तो हम समझते कि आप अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। जब आप लोग अनर्गल बयान पहले से ही देने लगते हैं और कामना करते हैं कि प्रतीत होता है कि आप भारतीय नागरिक भी नहीं हैं। गौरव भाटिया, एक से मेजर जनरल सिन्हा, मुझे ये बताइए, आप बैठ के हाँ फोन हाथ में रखा हुआ है ट्वीट के लिए। सर प्लीज लिसन, ड्राफ्ट ट्वीट कर रहे हैं और वहां ये नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके की बातचीत हो रही है। यू आर रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज, यू लुक टेंस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। देखिए रूबिका जी, ये इतना दुर्भाग्य हो गया इस देश का कि ये हम ग्लोबल इशू, ये कहा जा रहा है बायलैटरल इशू ऑन द ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म में उस पर डिस्कशन हो रही है, और हम कहाँ आ जाते हैं? बॉडी लैंग्वेज, टेंस, हम दिख नहीं रहे हैं। हम किस लेवल पे गिर सकते हैं, ये एक देश की राजनीति का एकदम प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। देखिए बात क्या है आज के दिन में, बात यह है कि जब ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रही है उसका हम हिस्सा बनना नहीं चाहते। मल्टीपोलरिटी, कोई इसको एक छोटी बातों कह के, पहली बार एक चाइना की धरती से यह बात उठा है कि इंडिया को वह मल्टीपोलर में एडजस्ट करना चाहता है। आज तक कभी नहीं हुआ। यह अमेरिका से नहीं आया, यूरोपियन यूनियन से नहीं आ रहा है। और आपको, जिसको आप कहते हो कि वो आपका दुश्मन है, यदि ये बहुत बड़ी बात है, यदि हम इसको करेंगे विल मिस द बस। दुष्यंत नागर मुझे इस पर आप जवाब दुष्यंत नागर जी कर लें। देखिए राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ, पलकी देश के सिक्योरिटी के ऊपर में जी मीडिया की संवाददाता पलकी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है। सुबह से वो कवर कर रही है चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। पलकी, यहाँ तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू लुक टेंस, वहां क्या चल रहा है? वहाँ ये चल रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट ये चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई आज। पहले वो म्यूजियम में मिले, फिर एक डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई और अब थोड़ी देर में वो डिनर के लिए मिलेंगे। 24 घंटे में 6 बार उनकी मुलाकात होगी। इस तरह की इनफॉर्मल समिट कभी पहले नहीं हुई है।
भारत के प्रधानमंत्री, भारत के किसी नेता के साथ तो कभी नहीं हुई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर पिछले साल की फॉरेन पॉलिसी हाईलाइट थी इजराइल और पैलेस्टीन का डिहाइफिनेशन, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो ऑर्बिट शिफ्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, तो इस साल का ये होगा कि 2 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई इस मुद्दे को सुलझा सकता है, बॉर्डर विवाद को, एनएसजी मेंबरशिप को, जितने भी तमाम इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, अगर कोई उनको सुलझा सकता है तो ये 2 नेता हैं, क्योंकि अपने अपने देशों में ये बहुत पावरफुल हैं, इनका बहुत क्लाउट है पॉलिटिकली भी, और वैसे भी ये स्ट्रांग हेडेड नेता हैं। और अगर कोई भारत और चीन को इकट्ठे ला सकता है और ये आपने एक बड़ी बात कही है, और इंडिया चाइना की सेंचुरी बना सकता है, तो ये दोनों, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। दुष्यंत नागर, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर सच में मुद्दा सुलझाना है तो उसके लिए आप आइस तो ब्रेक करेंगे, वही काम तो कर रहे थे, लेकिन क्यों इसमें भी राजनीति देखी जा रही है? पलकी, मैं आती हूं आपके पास। नहीं, एनएसजी मेंबरशिप पे बात बन गई क्या? पलकी ने ये कंफर्म किया है? अरे एक दिन में कोई बनती है? आप कैसे स्वागत करेंगे, बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? देखिए रूबिका जी, मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए बहुत अच्छा एनएसजी का मेंबरशिप बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर रेजोल्यूशन मैनेजमेंट नहीं, बॉर्डर का मैनेजमेंट नहीं, जो आज से 14 साल से चल रहा था 2003 के बाद, एक रेजोल्यूशन की बात हो रही है, और वो हिडन एजेंडा है, वो खुल कर आएगा। और आप देखिएगा, मैं नेशनल टीवी पे भी ये बता रहा हूं, ये इतनी बड़ी शिफ्ट है इंडिया के लिए, विश्व के लिए, एशिया के लिए और साउथ एशिया के लिए, कि आने वाले समय में ये एक ऐसा स्टेप है जो कि हमें फल देगा। और पॉजिटिवली आप देखिए, हो सकता है आप फल काटे नागर साहब, मगर इसको जाने दे, इसको करने दीजिए। देखिए, अच्छी बात है, इतना एम्बिशियस मत सोचिए कि बॉर्डर जो डिस्प्यूट है हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, ये मैनेज होगा, उसका स्टेप है सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर हम आपस में बातचीत करके इसे बैक बर्नर पे डाल दें, इस इशू को बैक बर्नर पे डाल दें, और बैक बर्नर की बात नहीं है, धीरे धीरे। नो बैक बर्नर, देखिए आप रिजॉल्व नहीं कर सकते आने वाले वक्त में, कितने भी बहुत सुलझे हुए हैं मल्होत्रा साहब से, सब मैं मानता हूँ, बैक बर्नर में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बात होना चाहिए, खुल के बात होना। दुष्यंत नागर तो ये चाह रहे हैं ना कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए, चट मंगनी और पट ब्याह। कोई भी अच्छा कार्य अगर कल होना है, आज हो जाए, बुराई क्या है? सर, सुबह से जो बातचीत हो रही है उसको नो एजेंडा जो टॉक किए जा रहे हैं, बल्कि सच में क्या ये आउट ऑफ द ब्लू हो गया है? ब्रिक्स में वो जो आइस ब्रेक हुई थी, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी मुलाकात करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पर गए, फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, इसको वाकई ये कह दिया जाएगा कि अचानक रात को ख्वाब में आया दोनों को मुलाकात करनी है और चलो टहल आते हैं और आगे मुलाकात करने? देखिए, अचानक कुछ नहीं होता। एक सेकंड नागर साहब, ऐसा तो कभी नहीं होता है, आम लोगों के बीच में भी नहीं होता है। तो ये तो 2 लोग हैं जो बहुत बड़े देशों के लीडर्स हैं, और ओवरनाइट तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे काफ़ी कोशिश की गई है, काफ़ी तैयारी हुई है, बैक एंड फोर्थ बहुत हुआ है, बैक चैनल टॉक्स जिसको कहते हैं, तो ये सब हुआ है। और जहाँ तक कि उन लोगों का सवाल है जो कहते हैं कि क्या एनएसजी मेंबरशिप मिल जाएगी, क्या यूएनएससी में सीट मिल जाएगी, क्या मसूद अजहर का मसला सुलझ जाएगा? देखिए, कुछ नहीं करने से तो कभी नहीं होगा, कोशिश करने से ही कुछ होगा। और जब 2 नेता कोशिश करते हैं, एक अखबार में लिखा कि ये कपल थेरेपी है। पहले समस्या थी, प्रॉब्लम्स थी, भारत ने दिखा दिया डोकलाम के समय 73 डेज, हमने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने अपना मसल दिखाया, अब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और चाइना को भी ये समझ में आ रहा है कि भारत की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रेड पे हो, चाहे वो इंडिया के इतने बड़े मार्केट पे हो। चाइना को एक ताकतवर दोस्त की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान नहीं बन सकता, वो नेपाल नहीं बन सकता, वो श्रीलंका नहीं बन सकता, वो बांग्लादेश नहीं बन सकता। दे नीड इंडिया एज मच एज इंडिया नीड्स देम। तो दोनों को ये बात समझ में आ गई कि कोलैबोरेशन से ही आगे बढ़ सकते हैं, और जब तक कोशिश नहीं करेंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ओके, ठीक है। गौरव भाटिया, ये जो बात कह रही हैं इसमें दम है, हालांकि इस पर मुझे परवेज आलम से पहले बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, बिकॉज जो बात पलकी कह रही है परवेज आलम साहब कि जब एशिया की आप बात करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि पावर सेंटर्स बहुत रशिया और अमेरिका हो गया है, नाउ इट नीड्स टू शिफ्ट, और ऐसे में ये जो 2 पावरफुल नेशन हैं, ये 2 पावरफुल नेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को समझ लिया है। अब इसमें क्या आप ये सोचने लगेंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, थोड़े ही कुछ होने वाला है? पेसिमिस्टिक सोच कब तक काम चलेगी? परवेज आलम साहब।
भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चीन के झूला झूल रहे थे, उसके बाद में कुछ निकला। सच बात यह है कि इस पर श्री नरेंद्र मोदी और जो विदेश मंत्रालय उसमें इस बात की चिंता है कि भारत के आसपास भारत के संबंध अपने पड़ोसियों के साथ खराब हुए हैं और उनको बेहतर करने की कहीं जरूरत है। खास तौर पे जो अगला इलेक्शन है उससे पहले एक जनता को संदेश जाना है कि मोदी जी ने कुछ ठीक ठाक चीजें कर ली हैं आसपास में। पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हुए, फिर चीन के साथ में हुए, नेपाल के साथ में वैसे संबंध नहीं है जैसे होते थे, मालदीव के साथ में वैसे संबंध नहीं है, श्रीलंका जो है वो चीन के नजदीक जा रहा है। तो मुझे लगता है, मैं इसको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री चीन में जाके ये बातचीत कर रहे हैं। शायद इससे कुछ अच्छा मसला निकलेगा, एक पॉजिटिव चीज, किसी तरह से एक मैसेज निकल के आएगा। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूर है कि भारत की जो विदेश नीति है पड़ोसियों के संदर्भ में वो बड़ी गड़बड़ा गई है। 4 साल में मुझे कुछ अचीवमेंट बता दे अगर कोई कि क्या 3 आसपास में संबंध सुधारने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। आप और गौरव भाटिया, आपने कहा कि मुझे कुछ चीजें गिना दे। गौरव भाटिया यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि शायद राहुल गांधी जी वाली मानसिकता यहाँ परवेज जी भी कह रहे हैं, क्योंकि पालकी जी ने जो कहा बहुत अच्छी एक बात कही, 48 घंटे का इंतजार करने के बाद भी हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। 4 साल में परवेज जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, प्लीज। और रूबिका जी, हमें यह समझना होगा कि जो इंडियन मीडिया है उसको भी देखा जाता है। अगर ये रिश्ता संवर सकता है और मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाया है तो अच्छी नीयत से हम इस पे क्यों नहीं कार्य करें और हर चीज में एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रहे। अभी परवेज जी ने कहा कि जो संबंध है वो खराब हो रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, उरी अटैक के बाद जो सार्क समिट पाकिस्तान में होना था, जब इंडिया ने बॉयकॉट किया तो ये हमारी रिश्तों की ही ताकत थी कि बाकी देशों ने भी कहा नहीं, हम लोग भारत के साथ खड़े हैं और सार्क समिट जो है कैंसिल किया गया। इसलिए ऐसे कई उदाहरण हैं। नेपाल के साथ जो बायलैटरल टॉक हुआ 17 साल बाद हुआ, श्रीलंका के साथ आज हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं और पाकिस्तान अलग थलग हो रहा है। आज हमें कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए इस चर्चा में जिसका असर वहां जो बातचीत चल रही है रिश्ते संवरने के लिए उस पर पड़े, और 2 दिन के इंतजार के बाद फिर आप अपनी राजनीति करिएगा और हम लोग आपके सवालों का उत्तर जरूर देंगे। अच्छा बल्कि एक बड़े आउटकम की बात हो रही है, आप भी ये बता रहे हैं कि ये दो एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक सवाल जो लोग कहते हैं, एक सेकंड रूबिका, जो लोग कहते हैं कि भारत के संबंध बिगड़े हैं और इसलिए एक अच्छी छवि बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ चीन आए हैं रिश्ते सुधारने के लिए, तो क्या चीन के राष्ट्रपति के पास और कोई काम नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की मदद करें कि कैसे वो अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन सुधारें? क्या अगर चीन को भारत की जरूरत नहीं होगी तो क्यों वो इस तरह का महकमा खड़ा कर देंगे, एक नए शहर में उनको बुलाएंगे, नौका विहार के लिए ले जाएंगे, बाग में सैर कराने के लिए ले जाएंगे? उनको तो लेसन सिखाना चाहिए इंडिया को। पिछले साल जब BRI समिट हुई थी मई में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उसी तरह शी जिनपिंग के लिए BRI है। BRI में भारत ने भाग नहीं लिया, BRI में। चीन को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को चीन की। ये 2 बड़े देश हैं, लड़ाई एक विकल्प नहीं है, इनको साथ में काम करना पड़ेगा। ये दोनों देशों के लीडर्स को समझ में आ गया है और वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए शायद डेलीगेशन लेवल टॉक से उन्होंने शुरुआत नहीं की, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन शुरू की, क्योंकि जहां डिप्लोमेसी आती है, जहां ब्यूरोक्रेसी आती है, जहां प्रोटोकॉल आता है, वहां इस तरह की पॉलिटिक्स भी आने लगती है और काम नहीं हो पाता है। परवेज आलम साहब और दुष्यंत नागर, मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। मैंने कभी ये नहीं कहा कि चीन को जरूरत नहीं है, चीन को बहुत ज्यादा जरूरत है भारत की, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कि व्यापार के क्षेत्र में चीन के और अमेरिका के संबंधों में एक तनाव आया है, उस संदर्भ में फिर से एक बार चीन को भारत की याद आई है। भारत और चीन इतने बड़े बाजार हैं, एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते, और इतने बड़े देश हैं, एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग 40% आबादी जो है इन 2 देशों में निकल के आती है, तो ये 2 देश अगर मेज पे बैठ के एक दूसरे के साथ अच्छी बातें कर सकते हैं तो वो बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले कहा कि मैं तो स्वागत करता हूँ उस बात का, लेकिन एकदम से ऐसा माहौल भी नहीं बनाना चाहिए कि सब कुछ हो गया, मिल गया, यूरे का हाथ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक ही सांस में 2 बातें कर रहे हैं। एक सेकंड। परवेज आलम साहब, शुरुआत में आप ही ने कहा कि हम लोग राहुल गांधी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। राहुल गांधी को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक ही रात में चीजें नहीं बदलती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शी जिनपिंग को भी पता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है। उसके बावजूद इस तरीके की पॉलिटिक्स करना और इस तरीके की बातें लिखना, तो आप जब ये कहते हैं कि मैंने ये बात कब कही, आप नहीं कह रहे हैं, पर इस देश में मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को तो यही लगता है।
रूबिका, देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले जब झूला झूले थे उसके बाद में फिर क्या हुआ? चीन ने मेजर क्या- जनरल, क्या- देखिए, एक ही सांस में दो नेपाल से आपको क्या कॉन्ट्रडिक्शन। मिला? श्रीलंका देखिए, से जो आपको आलम क्या साहब मिला? हैं, पाकिस्तान से आपकी क्या मिला? इतनी जब पाकिस्तान कॉन्ट्रडिक्शंस में हैं। नवाज शरीफ आप साहब तो से कहते हैं मिलने गए कि थे, चाइना तो को 4 इंडिया साल की में इतनी जरूरत बड़ी है, यात्राएं उसी साथ की, में कहते उनसे हैं झूला क्या मिला क्यों? यदि झूला नहीं झूलाते तो आज झूला नहीं झूलते वहां पर। देखिए, आप मिक्सअप नहीं कीजिए। आज देखिए, हम ये जो स्थिति आई है ये 4 साल का ही देन है। और जो जिस तरह से पालकी शर्मा जी बता रहे थे, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इंडिया ने एक भूमिका दी है जिससे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वो वर्ल्ड ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर में चेंज हो रहा है। ये कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं होती कि चाइना की धरती से ये उठे कि इंडिया भी एक पोल है, आज तक नहीं हुआ है। वो तो एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं था रीजनल पावर की तरह। और जो बात पलकी कह रही है, आप परवेज आलम, आप भी इस बात से अग्री कर रहे हैं और दुष्यंत नागर, आपको भी इस बात से अग्री करना चाहिए कि यहाँ पर शी जिनपिंग इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो मोदी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। भाई दोनों को इस बात का एहसास हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी को छोटे नेता है, 135 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत कितना बड़ा मार्केट है चाइना के लिए, उनके हमारे साथ कितने आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं है? बिल्कुल इंतजार करेंगे मोदी जी का। एक अच्छी सी बात सुन लीजिए। मोदी जी कल राहुल गांधी का भी इंतजार करेंगे। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा उसको सम्मान तो देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ देश की सुरक्षा, मैं ये कह रहा हूँ कि चीन और भी बहुत कुछ कर सकता है भारत के साथ में, अगर ये विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाब होती है। और एक मत आपको पता है, होकर चीन कम से के कम जो माध्यम से इंटरनेशनल भारत और कम्युनिटी को पाकिस्तान के मैसेज संबंध जाता भी है सुधर सकते हैं। वो ये एक भी मैसेज, संभावना है, एक बिल्कुल। सुर, एक स्वर में बोलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में होता नहीं है। हम हर बात पे पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं नहीं, मेरी बात सुनिए, छोटा सा रोकना, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे ऊपर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को कोई भी जाके ऑपोजिशन के लीडर्स की आलोचना करनी चाहिए, उस पार्टी को क्रिटिसाइज करना चाहिए जिसने देश के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक करके सर, एक एक करके जिस पार्टी के नेताओं ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, देश के लिए सब कुछ दिया, उनकी आलोचना क्या विदेश में जाके? अचल जी से प्रश्न है। मैं समझता हूं मेहरोत्रा जी, ये कोई कृपया आप इस चर्चा का पे विषय बताइए। नहीं है और इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकते कि जब देश के प्रधानमंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्ता के लिए गए हैं तो पूरा देश एक स्वर में बोले और उनके वापस आने का इंतजार करे, उनसे बातचीत करने के बाद जाने कि इससे देश में क्या हित हुआ है और उसके बाद आप राजनीति करते रहिए। लेकिन राहुल गांधी जी का जो ट्वीट आज है या नेतन्याहू जी जब आए थे तब किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिखाता है कि अगर देश प्रगति के रास्ते में चलता है तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी कांग्रेस और राहुल गांधी को होती है कि अगर ऐसे ही मोदी जी देश को आगे बढ़ाते रहेंगे तो कांग्रेस का क्या होगा। ये जो सोच है ये बहुत खराब सोच है, इसको बदलना कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, सुनील चोपड़ा। मेरा तो इतना ही कहना है कि अच्छा है ये बातचीत शुरू हुई है। अब इसको हम इलेक्शन के साथ जोड़ लें। मोदी जी भी 2019 पे लगे हुए हैं और राहुल जी अपनी बातें कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चीन से हमारे रिश्ते बेहतर हों और हम अपने विकास के लिए उनकी दोस्ती इस्तेमाल करें और वो विश्व शांति के लिए हमारी दोस्ती इस्तेमाल करें। गिव एंड टेक, इसमें क्या नुकसान है? हाँ, गिव एंड टेक तो है ही, विन विन सिचुएशन। तो लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से वो कैंपेनिंग के मूड में नजर आ रहे हैं। वो तो आ रहे हैं लेकिन उनको छोटी सी चीजें भूल जाएं। जापान के प्रधानमंत्री उन्होंने दलाई लामा की रोड शो करा दिया, एनिवर्सरी को रोक दिया है। तो इससे किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? राहुल गांधी भी कर ले, किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए? आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको इस्तेमाल करने आता है, आप भी कीजिए, कौन आपको मना कर रहा है? आप ये काम कर सकते हैं। आंचल मल्होत्रा, एक सेकंड में आऊं सर, एक सेकंड आऊं उससे पहले, बल्कि ग्लोबल टाइम्स जो है, अक्सर हम भी यहाँ पे खबरें पढ़ते हैं और 8-9 महीने में तो ग्लोबल टाइम्स की जितनी भी खबरें आई हैं और जो हमने जनता को दिखाई है उसमें वार्निंग के लहजे में ही सारे के सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ये मेरे ख्याल से इन 8 महीनों में पहली मर्तबा हुआ है जब ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा जाता है कि एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर है। मतलब वहाँ की मीडिया भी इस तरीके से सारी चीज़ें देख रही है।
बिल्कुल एक नया सुर छिड़ा है। ग्लोबल टाइम्स जो अभी तक युद्ध के लिए ललकार रहा था, कहता था इंडिया को अपनी जगह दिखा दी जाएगी, इंडिया को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए, लोगों को आपस में मिलना चाहिए। पुरानी सभ्यताएं हैं जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है दोनों के साथ में, और उसको अब लेवरेज करना चाहिए। भाषा से ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है कि बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स को इंडिया आके पढ़ना चाहिए, उनको इंडिया का कल्चर समझना चाहिए, किस तरह वहाँ काम होता है। तो ये एक तरह से एक रिफ्लेक्शन है कि कैसे चाइनीज सरकार इस रिलेशनशिप को देखती है और किस दिशा में इनको आगे ले जाना चाहती है। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब ऑफ कोर्स चाइना डेमोक्रेसी नहीं है तो सब लोग एक ही स्वर में बोलते हैं, पर इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है कि एक आवाज निकलती है यहाँ पे, एक यूनाइटेड एफर्ट होता है सब तरफ से, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोग हों। हम काफी लोगों से मिले जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जानते थे। कई लोग उनके होटल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी को तो नहीं देख पाए, पर आके फोटो खींच के जा रहे थे। तो इस तरह का इंटरेस्ट है यहाँ पे वुहान में, और ये एक टियर 2 सिटी है चाइना की। और यहाँ पे अगर लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि उनके राष्ट्रपति मिल रहे हैं, तो ये काफी बड़ा मैसेज है शायद। ठीक है, अब मैं वाइंड अप करूं उससे पहले अब इस पूरे मसले पर डिस्कस करना भी जरूरी है और बातचीत करना भी जरूरी है। हो सकता है राहुल गांधी ने यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की हो, लेकिन चीन को लेकर वार्निंग आज की तारीख में जरूरी तो है, यह आपको भी मानना होगा। चीन दोस्ती हमेशा से दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे क्या करता है या अगले ही दिन क्या करता है, ये मुझे याद दिलाने की आप सबको जरूरत नहीं है। हाँ, गौरव भाटिया, मैं शुरुआत आपसे ही कर रही हूँ। तो कैसे इस दोस्ती पर यकीन किया जाए? वो चाइनीज माल याद आ जाता है फिर मुझे, ये दोस्ती आज के दिन जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो वार्ता हो रही है ये एक अवसर है दोस्ती करने का और अपने रिश्ते को मजबूत करने का। चीन एक खतरा नहीं है, इस सोच के साथ ये बातचीत हो रही है। और व्यापार जो है, इससे ऐसी विन विन सिचुएशन बनेगी जहां पे भारत का भी लाभ होगा और चीन का भी होगा। और एक जो अहम बात है, भारत की अखंडता से ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ। उस पर कभी समझौता नहीं। ये बात दुष्यंत नागर पालकी कह रही है ना कि वहां चाइना में सब एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। बस ये हमारा ही देश है जहां पर विदेश नीति को लेकर भी हम लोग एक जगह खड़े नहीं रह सकते। नहीं, हमें सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना पड़ेगा। हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे लोग जब तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमते रहेंगे और उनको प्रतिबंधित करने के लिए चाइना अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा तो सवाल बनता है। आम आदमी ये सवाल पूछेगा, वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं कि सरकार ने आम आदमी तो इस पूरी की पूरी जो मीटिंग है, मुलाकात है, उसको बहुत ही अलग नजरिए से देख रहा है। ये खास आदमी है आपकी पार्टी के राहुल गांधी, जिनको अलग ये पूरा का पूरा मसला नजर आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो अलग तरह की अलहदा मीटिंग है, इस मीटिंग से अलहदा रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि देश तो यही चाहेगा कि जब आप मुलाकात कर रहे हैं, पावरफुल दो लीडर्स मिल रहे हैं, तो कुछ आउटकम भी पावरफुल होना चाहिए। बिल्कुल अचानक भले ही ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।